हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम बैक टू आवर सेकंड चैप्टर। हमने सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर में मुख्य रूप से लघु बीजाणु जनन, परागकणों का निर्माण, परागणों की संरचना, परागकोश का स्फुटन, नर युग्मोद्भिद, इसके अलावा नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन और नर युग्मकों का निर्माण हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है अंडप अथवा गुरु बीजाणु परण। अंडप का दूसरा नाम है गुरु बीजाणु परण। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में मादा जननांग भाग को जायांग कहा जाता है। जायांग पुष्प का सबसे भीतर वाला चक्र होता है। इसे पिस्टल या स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग का निर्माण एक या अधिक अंडपों से होता है। प्यारे बच्चों, जायांग का जो निर्माण है वो एक या एक से अधिक अंडपों से होता है। अंडप बीजांड धारण करने वाली एक विशिष्ट पत्तियां होती है। इन्हें गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। तो देखिए, अंडप का दूसरा नाम क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण। जब स्त्री केसर में केवल एक ही अंडप पाया जाता है तो इसे हम साधारण स्त्री केसर कहते हैं अथवा एक अंडपी स्त्री केसर कहते हैं। यानी जब स्त्री केसर में केवल एक ही अंडप होता है तो उसे एकांडपी स्त्री केसर कहते हैं। इसके उदाहरण है मटर। लेकिन जब किसी स्त्री केसर में दो या दो से अधिक अंडप पाए जाते हैं तो इसे संयुक्त स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो है वियुक्ता अंडपी और दूसरा है युक्ता अंडपी। देखिए, वियुक्ता अंडपी को मुख्य रूप से वियुक्ता अंडपी का दूसरा नाम है पृथक अंडपी और दूसरा स्त्री केसर है जिसका नाम है युक्ता अंडपी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पृथक अंडपी या वियुक्ता अंडपी। जब जायांग में दो या दो से अधिक अंडप होते हैं और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं या स्वतंत्र होते हैं तो उसे हम वियुक्ता अंडपी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रेनन कुलस। दूसरा स्त्री केसर है जिसका नाम है युक्ता अंडपी। जब किसी जायांग में दो या दो से अधिक अंडप होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसे युक्ता अंडपी कहते हैं। उदाहरण है पिटूनिया। प्यारे बच्चों, जो जायांग होता है इसकी आकृति की यदि अपन बात करें तो इसकी आकृति मुख्य रूप से एक प्लास के समान होती है। एक जायांग के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जायांग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग है जिसका नाम है अंडाशय, दूसरा भाग है वर्तिका और तीसरा भाग है वर्तिकाग्र। तो एक जायांग के कितने भाग होते हैं? 3। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडाशय की। ये आपको अंडाशय दिखाई दे रहा होगा। जायांग का जो आधारीय फुला हुआ भाग है उसे अंडाशय कहते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि पुष्प का जो फुला हुआ भाग है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में मुख्य रूप से एक या एक से अधिक कक्ष या कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ की संख्या के आधार पर अंडाशय एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुकोष्ठीय, पंचकोष्ठीय या बहुकोष्ठीय होता है।
यानी कोष्ठकों की संख्या के आधार पर यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे एककोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुकोष्ठीय, पंचकोष्ठीय, या इसे हम बहुकोष्ठीय कहते हैं। अंडाशय में अंडकों की संख्या के आधार पर इसे एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुअंडपी, पंचअंडपी अथवा बहुअंडपी कहते हैं। यानी अंडाशय में जो अंडक पाए जाते हैं उनकी संख्या के आधार पर इसे हम एकांडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुअंडपी, पंचअंडपी या इसे बहुअंडपी के नाम से जानते हैं। अंडाशय के अंदर ये देखो आपको अंडाशय दिखाई दे रहा है, इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ये रहा बीजांड, ये तो बाहर की ओर अंडाशय है, और अंडाशय के भीतर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? ओवल्स यानी बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड को गुरु बीजाणु धानियाँ भी कहते हैं। दूसरा भाग है वर्तिका। देखिए ये तो नीचे अंडाशय है और अंडाशय के ऊपर की ओर एक नलिकाकार, ये रहा नलिकाकार भाग होता है। यह परागण के समय पराग नलिका के लिए रास्ता प्रदान करता है और वर्तिका के शीर्ष भाग पर यह वर्तिकाग्र को धारण करता है। तो प्यारे बच्चों, अंडाशय के ऊपर की ओर आपको नलिकाकार जो भाग दिखाई दे रहा है उसे आप क्या कहोगे? वर्तिका कहोगे। यह वर्तिका मुख्य रूप से परागण के समय पराग नलिका के निर्माण के लिए पथ प्रदान करती है, यानी रास्ता प्रदान करती है, तथा वर्तिका के शीर्ष भाग पर यह वर्तिकाग्र को धारण करती है। देखिए तीसरा और अंतिम भाग है जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। देखिए आपको वर्तिका के शीर्ष भाग पर एक भाग दिखाई देता है जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। परागण के समय यह वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है। विभिन्न पौधों में वर्तिकाग्र की जो आकृति है वो मुख्य रूप से टोपीनुमा, डिस्कनुमा, द्विशाखी, मुग्धराकार, रोमिल या कई प्रकार की होती है। तो आपने मुख्य रूप से मादा युग्मोद्भिद की संरचना और परिवर्धन के बारे में पढ़ा। आपने एक जायांग है उसको 3 भागों में बांटा था, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। आगे हम बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओवल्स, यानी बीजांड की संरचना। देखिए यह बीजांड की संरचना का डायग्राम है। प्यारे बच्चों, इसे आप सावधानी से समझेंगे। देखिए आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उसमें बीजांड की संरचना जटिल होती है। कहने का मतलब आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उसमें बीजांड की संरचना क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है। एक परिपक्व जो बीजांड होता है वो लगभग गोलाकार या दीर्घवर्तीय संरचना होती है। देखिए बीजांड का जो मुख्य भाग है वो मुख्य रूप से मर्दूतकीय कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, जिसे मुख्य रूप से बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय को न्यूसेल्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बीजांड काय किसे कहते हैं? एक प्रारूपिक जो बीजांड वो लगभग आपको दिखाई दे रहा है, लगभग गोलाकार भी हो सकता है और दीर्घवर्तीय भी हो सकता है। इसका जो मुख्य भाग है वो मुख्य रूप से मर्दूतकीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड काय। देखिए अंदर की ओर दिखाई दे रहा है ना, ये इसे बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड काय को न्यूसेल्स के नाम से भी जानते हैं। बीजांड काय मुख्य रूप से एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है। ये बीजांड काय है, ये देखो एक या द्विस्तरीय आवरण के द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें मुख्य रूप से अध्यावरण कहते हैं। तो बीजांड काय एक या एक से अधिक आवरण के द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। अब देखिए बाहरी आवरण बाह्य अध्यावरण कहलाता है। तो बाहर का जो आवरण है उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य अध्यावरण। लेकिन अंदर का जो आवरण है उसे हम अंत अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी अथवा अध्यावरणी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,
जो बीजांडकाय है या न्यूसेल्स है वो एक या दो स्तरों के द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण। या मैं यूँ कहूँ कि बीजांडकाय ये अध्यावरण से घिरा रहता है। जो अंदर वाला भाग है उसे अंत अध्यावरण कहते हैं और बाहर वाला भाग है उसे हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण की संख्या के आधार पर जो ओवुल्स है यानी जो बीजांड है वो मुख्य रूप से एक अध्यावरणी या द्वि अध्यावरणी हो सकते हैं। देखिए आगे हैं, अध्यावरण बीजांडकाय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते। देखिए जो अध्यावरण होते हैं यह बीजांडकाय को पूरी तरह से नहीं ढक पाते हैं, लेकिन इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी संरचना का निर्माण करता है। यानी अध्यावरण का जो पतली नलिका जैसी संरचना होती है जिसको हम बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। कहने का मतलब अध्यावरण है वो बीजांडकाय को पूरी तरह से नहीं ढक पाते हैं, लेकिन कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। तो देखिए ये रहा बीजांड द्वार, पतली नलिका से ढका हुआ है। निभाग से, ये जो निभाग भाग होता है इनसे मुख्य रूप से अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक बीजांड एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की भीतरी भित्ति पर मुख्य रूप से बीजांडासन के द्वारा घिरा रहता है। बीजांड वृंत, ये रहा बीजांड वृंत। बीजांड वृंत मुख्य रूप से बीजांड से जिस स्थल के ऊपर जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। कहने का मतलब ये जो बीजांड वृंत होता है ये बीजांड के जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे आप क्या कहोगे, हाइलम। हाइलम का मतलब होता है नाभिका। कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थल के ऊपर एक उभारनुमा संरचना बन जाती है जिसे रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफी। यदि पूछ ले एग्जाम में कि रेफी किसे कहते हैं तो रेफी क्या है, कभी कभार जो बीजांड वृंत होते हैं इनके जुड़ने के स्थान पर एक उभार के समान संरचना पाई जाती है जिसे रेफी कहते हैं। बीजांड में बीजांड द्वार के पास मादा युग्मोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों भ्रूणकोश क्या है, ये जो बीजांड में बीजांड द्वार है, ये रहा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के पास में एक मादा युग्मोद्भिद के रूप में क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार छोर की ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे अंड कोशिका या अंड समुच्चय कहते हैं। तो देखिए अंड समुच्चय क्या है, भ्रूणकोश में बीजांड द्वार के एक छोर की ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें नाशपति के आकार की एक अंड कोशिका पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो अंड समुच्चय है इसमें नाशपति के आकार की एक संरचना पाई जाती है जिसे आप क्या कहोगे, अंड कोशिका। और 2 पार्श्वीय कोशिकाएं यानी सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। भ्रूणकोश के बीच में एक केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। देखो ये रहा भ्रूणकोश और इनके बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसे आप बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं जो निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों बीजांड में जो बीजांड द्वार के पास है उसमें मादा युग्मोद्भिद के रूप में क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है। और भ्रूणकोश में बीजांड द्वार के छोर पर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। देखो 1 2 3 ये आपको दिखाया गया है जिसे आप क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। ये जो अंड समुच्चय होता है इसमें नाशपति के आकार की एक कोशिका पाई जाती है जिसे आप क्या कहोगे, अंड कोशिका। 2 पार्श्वीय सहायक कोशिकाएं एवं 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती है। भ्रूणकोश के बीच में एक केंद्रीय कोशिका विद्यमान होती है। इसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं जो निषेचन से ठीक पहले संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बीजांड की संरचना के बारे में बताया और बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं इनके बारे में
मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए आगे हम परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजांड के प्रकार। आगे वाला टॉपिक क्या है हमारा? बीजांड के प्रकार, कि भाई बीजांड वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा, आप इन्हें समझने का प्रयास करें। देखिए बीजांड होते हैं बच्चों 6 प्रकार के। पहला बीजांड है रिजु अथवा ऑर्थोट्रोपस बीजांड। पहला बीजांड क्या हो गया? रिजु, जिसे ऑर्थोट्रोपस बीजांड की संज्ञा भी दी गई है। दूसरा बीजांड है प्रतीप अथवा एनोट्रोपस बीजांड। दूसरा बीजांड का नाम है प्रतीप या एनोट्रोपस बीजांड। तीसरा है अनुप्रस्थ बीजांड। चौथा है वक्र बीजांड। पांचवा है अर्ध प्रतीप बीजांड और छठवां है कुंडलित बीजांड। बीजांड के बारे में सत्र 2018-19 में क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा हुआ है। बच्चों आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला बीजांड है जिसका नाम क्या है? रिजु बीजांड। पहले बीजांड का नाम क्या है? रिजु बीजांड। ये जो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रिजु बीजांड का है। तो देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं रिजु बीजांड में। देखो रिजु बीजांड है वो सीधा होता है। तो देखिए इस प्रकार का जो बीजांड है वो मुख्य रूप से क्या होता है? सीधा। इसकी आकृति आपको सीधी दिखाई दे रही होगी। इसमें बीजांड द्वार, देखो ये रहा बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग एक सीध में होते हैं। तो देखिए इस प्रकार के बीजांड में निभाग, बीजांड द्वार और जो बीजांड वृंत होते हैं ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसे हम रिजु बीजांड कहते हैं। तो देखो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, रिजु बीजांड एक सीधा बीजांड होता है। इसमें मुख्य रूप से बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत होते हैं, ये सीधे होते हैं, जिसे हम रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसके उदाहरण है पॉलीगोनेसी। प्यारे बच्चों पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी कुल के जो पौधे होते हैं जैसे पॉलीगोनम, रूमेक्स आदि तथा पाइपेरेसी कुल के जो पौधे होते हैं इसमें काली मिर्च और पान इसके उदाहरण हैं। अगला और दूसरा बीजांड है जिसका नाम है प्रतीप बीजांड। दूसरा कौन सा बीजांड हो गया? प्रतीप बीजांड। देखिए जो प्रतीप बीजांड है इसे हम एनाट्रोपस बीजांड भी कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड वृंत है एक पार्श्विक वृद्धि करता है, यानी ऐसे बीजांड जिसमें बीजांड वृंत अपनी पार्श्विक वृद्धि करता है, जिसके कारण जो बीजांड है वो मुख्य रूप से 180 डिग्री के कोण पर उल्टा घूम जाता है। तो इसमें जो बीजांड वृंत है इसकी वृद्धि के कारण बीजांड मुख्य रूप से 180 डिग्री के कोण पर झुक जाता है, जिसे बीजांड द्वार, देखिए ये नीचे रहा बीजांड द्वार, हाइलम यानी रेफे समीप आ जाता है, यानी बीजांड द्वार के समीप क्या आ जाता है? हाइलम समीप आ जाता है। तथा बीजांड द्वार, ये रहा बीजांड द्वार और ये जो निभाग है ये एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी बीजांड द्वार और निभाग है वो सीधी रेखा में होते हैं। आवर्तबीजी पौधों के 82% कुलों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसके उदाहरण है चना, मटर, अरंडी इत्यादि। तीसरा बीजांड है बच्चों, तीसरा बीजांड है जिसका नाम है अनुप्रस्थ बीजांड। ये कौन सा बीजांड है? अनुप्रस्थ बीजांड, जिसे हम एम्फीट्रोपस बीजांड भी कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड फ्यूनिकुलस के ऊपर अनुप्रस्थ या समकोण पर स्थित होता है, यानी इस प्रकार का जो बीजांड है
वो मुख्य रूप से समकोण पर स्थित होता है। इस बीजांड में मुख्य रूप से बीजांड द्वार निभाग के विपरीत ध्रुवों की ओर होता है। यानी इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड द्वार है आपको दिखाई दे रहा है ना, ये निभाग के विपरीत दिशा विपरीत ध्रुवों की ओर होता है। इसके उदाहरण है एलिसमेसी या ब्यूटोमेसी कुल के पौधे। तो अनुप्रस्थ बीजांड क्या हो गया? इस प्रकार का बीजांड फ्यूनिकुलस के ऊपर अनुप्रस्थ या समकोण के रूप में विद्यमान होता है। इसमें जो बीजांड द्वार आपको दिखाई दे रहा है यह निभाग के विपरीत ध्रुवों की ओर होता है। उदाहरण है एलिसमेसी तथा ब्यूटामेसी कुल के पौधे। अब देखिए हम चौथे बीजांड की बात करेंगे जिसका नाम है वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। चौथा बीजांड क्या है? वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। क्या ये दोनों एक सीधी रेखा में है? क्या नहीं है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। बीजांड में वक्रता के कारण निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। इसमें बीजांड काय और भ्रूणकोश है दोनों घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। यानी इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड काय और भ्रूणकोश है यह घोड़े की जो नाल होती है उसकी भांति मुड़ जाते हैं, जिससे बीजांड द्वार भी बीजांड वृंत के निकट आ जाता है। उदाहरण है ब्रेसिकेसी और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। देखो मैं वक्र बीजांड को दोबारा समझाता हूँ। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग है दोनों सीधी रेखा में नहीं होते हैं, लेकिन बीजांड में वक्रता के कारण जो निभाग है ये निभाग है और बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। इसमें बीजांड काय एवं भ्रूणकोश दोनों घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं, जिससे बीजांड द्वार भी बीजांड वृंत के पास में आ जाता है। उदाहरण लेग्यूमिनोसी। पांचवा हम बीजांड पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस बीजांड। देखिए पांचवा बीजांड हम पढ़ेंगे। पांचवा बीजांड कौन सा है? अर्ध प्रतीप बीजांड। ये देखो संरचना किसकी है? अर्ध प्रतीप बीजांड की। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार एवं बीजांड वृंत इनके समकोण में हो तब इसे अर्ध प्रतीप बीजांड कहते हैं। यानी जब भी बीजांड में बीजांड द्वार और बीजांड वृंत इनके समकोण में होते हैं तो इसे अर्ध प्रतीप बीजांड कहते हैं। समझ में आ गई होगी। समकोण में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध प्रतीप बीजांड। उदाहरण है रेनन कुलेसी तथा प्रीमुलेसी कुल के समस्त पादप। अब देखिए अंतिम और लास्ट बीजांड है बच्चों जिसका नाम है कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होता है। देखिए बीजांड वृंत है वो मुख्य रूप से क्या होता है? यहाँ से लगाकर यहाँ तक बहुत ही लंबा होता है तथा पूरा जो बीजांड है वो मुख्य रूप से 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है। बीजांड वृंत ये जो बीजांड वृंत है ये बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है तथा बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ता है। उदाहरण है केकटेसी कुल के पौधे। तो केकटेसी कुल का एग्जाम्पल पूछा हुआ है परीक्षा में 2018 में कि कुंडलित बीजांड किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है। तो उदाहरण क्या है? केकटेसी कुल के पौधे। तो देखो कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस बीजांड क्या है? इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड वृंत है ये बहुत ही लंबा होता है और पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है। बीजांड वृंत बीजांड को चारों ओर से घेरे रखता है। यह बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ता है। तो उदाहरण है केकटेसी कुल के समस्त पौधे। प्यारे बच्चों आप इनके नोट्स बनाएंगे। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। प्यारे बच्चों आप मैं जो समझा रहा हूँ ये चीज़ लिखेंगे
ये बीजांड का डायग्राम है और इसके प्रत्येक भाग के बारे में मैंने आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। बीजांड के जो डायग्राम है वो मैंने आपको भी चित्रों के माध्यम से समझाया था, वो बनाएंगे।